फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत महावास्तु। जी हाँ, और महावास्तु में आज जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं सामने, वो बेहद ख़ास है और भारत के लिए तो बेहद ख़ास है, क्योंकि भारत में इस पर्व की, इस मौके की विशेषता बहुत ज़्यादा है। 4 सबसे विशेष पर्वों में से एक पर्व होली माना जाता है और होली मूलतः एक ऐसा पर्व है जब हम मौसम में परिवर्तन देखते हैं। ये वसंत पूर्णिमा भी कहलाता है और इस दिन लक्ष्मी जयंती भी होती है। आज जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है वास्तु के अनुसार करें होली का दहन और पाएं जीवन की नकारात्मकता से मुक्ति। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपने देखा है कि एक ऐसा पर्व है होली जब हम सारी नकारात्मक शक्तियों को जला देते हैं। लोग टोने टोट के बहुत ज़्यादा करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। दीपावली में ऐसा नहीं होता है लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली कम, क्योंकि ये जो महीना है, ये महीना जो है ये साल का आखिरी महीना है। तो हम आखिर में क्या करते हैं? अपनी सारी गंदगी, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जला देते हैं, है ना। दीपावली में भी आपने देखा होगा, अंततः जब हम घर की सफाई करके जो कचरा बाहर निकालते हैं उसे हम जला देते हैं। वो तो घर की सफाई होती है, ये खुद की सफाई का समय है। और होली में ही अपने शरीर को इतना गंदा कर दिया जाता है और इतना रगड़ करके साफ किया जाता है, और उसका मतलब क्या है कि आप नया बन करके आइए सामने, क्योंकि अब नया साल आने वाला है। तो वास्तु के अनुसार करें होली का दहन और पाएं जीवन की नकारात्मकता से मुक्ति। देखिए, होली का दहन का पर्व नकारात्मक शक्तियों को जलाने का पर्व कहा गया है। यह पर्व लक्ष्मी जयंती से भी जुड़ा हुआ है। वसंत पूर्णिमा लक्ष्मी जयंती ही होती है और इस दिन कमला लक्ष्मी का प्रारूप लेती हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जयंती होती है और दीपावली पर कमला जयंती होती है और होली पर लक्ष्मी जयंती। होली का दहन हिंदू वर्ष के अंतिम माह फागुन की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। होली का दहन के दिन ही विशेष रूप से लक्ष्मी की जयंती भी मनाई जाती है, अर्थात यह दिन लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। इस दिन के बाद 15 दिन का समय मिलता है और उसके बाद में फिर नवरात्रि शुरू हो जाती है। और होली का दहन के कुछ वास्तु नियम हम अपनाकर अपने जीवन से भी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। देखिए, होली का दहन के दिन जलता हुआ उपला, जो कंडा जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर भी होली का डांडा गाड़ा जाता है, और होली से 8 दिन पहले सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं, शादी विवाह सब कुछ बंद हो जाता है, और ये उपला लाकर हम घर में होली जलाने का विधान भी करते हैं और ये ज़रूरी है। उसमें मिठाई डाली जाती है, रेवड़ियाँ डाली जाती हैं, आटे का पिंड डाला जाता है ना, और नारियल भी डाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। इसके बारे में ये क्यों डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है और इसको कहाँ जलाया जाए, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, होली का दहन के कंडे से निकलने वाले धुएं से घर में धूप करने का भी विधान है। होली का दहन का पर्व भगवान नरसिंह, होलिका, प्रहलाद और नई फसल से जुड़ा हुआ है। नई फसल को होला जब जलाया जाता है तो उसे नई फसल को ही होला कहते हैं, जलाने को। वास्तु के दृष्टिकोण से नरसिंह को ज्वलंत विष्णु कहते हैं और उनकी दिशा दक्षिण कही गई है, यम की दिशा, क्योंकि वो मृत्यु देने आए थे हिरण्यकश्यप को। वास्तु के दृष्टिकोण से होलिका को मृतदेह का स्वरूप माना गया है, जो स्थूल रूप से पिंड है, जिसे पूर्व दिशा का मान दिया गया है। वास्तु के दृष्टिकोण से जिस अग्नि से होलिका का अग्नि संस्कार होता है वह अग्नि कोण को दर्शाती है। और होली का दहन का पर्व सर्वाधिक रूप से 4 दिशाओं को प्रभावित करता है। पहली दिशा पूर्व, जो पिंड की दिशा है, दूसरी दक्षिण, जहाँ से नरसिंह प्रवेश करते हैं, तीसरी दक्षिण पूर्व, जहाँ से अग्नि है, और चौथी वायु। वायु क्यों? आपने देखा होगा, हम धूल उड़ाते हैं होली में, गुलाल उड़ाते हैं, रंग उड़ाते हैं,
उड़ाने का क्या तात्पर्य है? धूल की वंदना। तो वास्तु के दृष्टिकोण से इस दिन चलने वाली वायु से उड़ने वाली राख का संबंध धूल की वंदना से है, और वायु का स्थान वायव्य कोण कहा गया है। अब अगर हम ग्रहों का प्रभाव से देखें तो होली को कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे वास्तु के हिसाब से? देखिए, राख जो होती है, धूल, उसका संबंध केतु से है और जला हुआ पिंड राहु को संबोधित करता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन का कंडा सर्वदा जो है वो बहुत कुछ हमें दर्शाता है। क्या क्या दर्शाता है? देखिए, ये ग्रहों को दर्शाता है, कुछ ग्रहों को। कैसे? ये मंगल को दर्शाता है क्योंकि वो दक्षिण दिशा का स्वामी है। शुक्र को दर्शाता है क्योंकि वो रंगों का स्वामी है, धूल का स्वामी है। सूर्य को दर्शाता है क्योंकि वो पिंड का स्वामी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। चंद्रमा को संबोधित करता है क्योंकि वो जल का स्वामी है और वायु का भी स्वामी है। राख केतु और जला हुआ पिंड जो है वो राहु। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन का कंडा सर्वदा घर के अग्नि कोण में जलाना चाहिए। यहाँ पर रसोई घर में भी इसे जलाया जा सकता है जहाँ पर जगह नहीं है। होलिका दहन के पूजा के समय पीतल का भरा हुआ पानी का कलश भी स्थापित करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और ये जो पानी है ये जल को प्रतिनिधित्व करता है। नरसिंह को शांत करने के लिए अग्नि में आटे से बना हुआ पिंड चढ़ाना चाहिए जो कि सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा के प्रभावों को शांत करने के लिए होलिका दहन में अक्षत भी डाले जाते हैं। शुक्र के प्रभाव को ठीक करने के लिए धूल से बने हुए गुलाल और रंगों का चयन किया जाता है। होली के दहन से उठने वाली ऊर्जा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है ना, और ये अग्नि प्रवाहित होती है, वायु नहीं, अग्नि। पश्चिम को वास्तु में अस्थि कहा गया है, अस्त होने वाला। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि को शांत करने के लिए इस दिन होली में नारियल का दहन करना चाहिए, जिससे शनि दोष भी शांत होते हैं। होली का दहन पूजन में गणपति पूजन के साथ साथ दुर्वा का पूजन भी किया जाता है। यह आवश्यक है, जिससे उत्तर दिशा के दोष शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, हम आने वाले दिनों के अंदर आपको बताएंगे कि होली के अंदर हम टोने टोटके भी करते हैं, अपने सर से पूरी नेगेटिविटी को उतारते हैं। कभी कोई लौंग उतारता है, कभी कोई उड़द उतारता है, इत्यादि इत्यादि। इसकी पूरी जानकारी आपको आने वाले एपिसोड्स में देंगे। अब आपको वास्तु में ये भी बताएंगे आने वाले दिनों के अंदर कि कैसे रंगों से वास्तु को हम ठीक कर सकते हैं, सिर्फ रंगों से। तो कल किसी ऐसे ही विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।